दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त ये रोहित गर्ग। दोस्तों रीअसेसमेंट के ऊपर यानी कि सेक्शन 148 के नोटिस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। बहुत सारे एसएससीज ने उनको बेनिफिट भी मिला है। बहुत सारे हमारे कोलिग्स ने भी उन वीडियो को से चीज़ों को लेने के बाद और हमें अप्रिशिएट किया है। दोस्तों आज हम सेक्शन 148 के ऊपर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लीगल ऑब्जेक्शन को डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप क्लाइंट हैं या आप असेसी हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह वो लीगल ऑब्जेक्शन एप्लीकेबल होगा। और मैंने बहुत कम केसेस में इस लीगल ऑब्जेक्शन को रेज करते हुए देखा है। मैं अपनी प्रोसीडिंग प्लीडिंग के अंदर, अपील के अंदर, दोनों जगह इसको यूज कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक ट्रिब्यूनल इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे देता है, ये हमारा ओपिनियन ही रहेगा, हमारी इंटरप्रिटेशन ही रहेगी। और आप अगर मेरी इस इंटरप्रिटेशन से, इस लीगल ऑब्जेक्शन से एग्री करते हैं, तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। और अगर आप डिसएग्री करते हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या है, वो भी आप इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग होती हैं, उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर वो आपको बताता है कि ये प्रोसीडिंग कब तक इनिशिएट की जा सकती है। यानी कि कोई भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग, किसी भी लॉ की प्रोसीडिंग इनफाइनाइट टाइम तक इनिशिएट नहीं की जा सकती है। उसके लिए एक टाइम दिया गया होता है। और वो जो सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जब भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहता है, तो पहले उस सेक्शन में जाकर देखता है कि क्या वो असेसमेंट ईयर जिसके लिए वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने जा रहा है, वो टाइम बार तो नहीं हो गया है केस। तो दोस्तों ऐसे ही 148 सेक्शन का जो नोटिस है, उसके लिए जो सेक्शन 149 है वो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करता है। और ये जो टाइम लिमिट जो प्रेस्क्राइब की गई है, और उसके अंदर साथ में इन्होंने क्या किया, और कुछ कंडीशंस लगा दी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे वन सेक्शन 147, 148, 148 ए की समरी बना दी है, जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि 147 की जो प्रोसीडिंग है, जो 148 के नोटिस के बाद इशू होती है, वो 148 से लेके सेक्शन 153 से सब्जेक्टिव होती है। यानी कि 149 भी इसके अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को 147 के असेसमेंट को करने से पहले। ऐसे ही जो 148 का जो आपको डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, उसके अंदर भी 148 ए की प्रोसीडिंग उसको पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो 148 का नोटिस इशू कर सकता है। तो दोस्तों 148 को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि 148 ए क्या कहता है, असेसिंग ऑफिसर को क्या करना है, इंक्वायरी करनी है, शो को नोटिस इशू करना है, असेसी का रिप्लाई कंसिडर करना है, और ये डिसाइड करना है कि क्या एक फिट केस है 148 का नोटिस इशू करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे समराइज किया। और जो सेक्शन 149 जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक नोटिस भी दिखाऊंगा, जिससे मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकूं कि जो मैं इंटरप्रिटेशन आज आपको बता रहा हूँ वो कितनी वैलिड है। तो दोस्तों सेक्शन 149 जो हमारा सेक्शन है वो दो क्लॉजेज में है। एक क्लॉज ए है और एक क्लॉज बी है। जो क्लॉज ए है वो ये कहता है कि जो हमारे 148 के जो नोटिस हैं, वो 3 ईयर से तक इशू किए जा सकते हैं। और अगर आपको 3 ईयर के बाद तक नोटिस इशू करना है, यानी कि असेसमेंट ईयर के 3 साल के बाद नोटिस इशू करना है, तो वो आप 10 साल तक इशू कर सकते हो, सब्जेक्टिव टू सर्टेन कंडीशंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन क्रिएट की है, जिसके अंदर सेक्शन 148, 148 ए और 149 को मैंने यहाँ पे क्लब किया है। तो दोस्तों जो सेक्शन 149 का क्लॉज ए है, जो 3 ईयर तक असेसिंग ऑफिसर को 148 का नोटिस इशू करने की पावर देता है, वो कहता है कि असेसिंग ऑफिसर कब नोटिस इशू कर सकता है। There is an information with the assessing officer which suggest income chargeable to tax has escaped assessment। और क्लॉज बी जो है उसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन ये आएगा कि असेसिंग ऑफिसर से 4 से लेके 10 साल तक केस खोल सकता है if the assessing officer has in his possession books of account, other document evidence which reveal that income chargeable to tax has escaped assessment। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में सिंप्लीफाई इसको करने के लिए आपको बताऊं, तो लॉ ने कहा है कि आपको 3 साल तक हमने एक फ्री हैंड दिया है।
यानी कि 3 साल के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसके बेसिस पे केसेस खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद केस खोलना चाहते हैं 10 साल तक, तो वहां हमने लोगों ने कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशन प्रेस्क्राइब की हैं ताकि असेसी का हरासमेंट रोका जा सके। यानी कि वहां पर डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा चेक्स लगाए गए हैं, उनके ऊपर ज्यादा कंडीशंस लगाई गई हैं जो आपको फुलफिल करनी है ये केसेस खोलने से पहले। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, अब मैंने कंपैरेटिव चेक चार्ट तैयार किया है जो आपको 3 साल के केसेस और 3 साल से बाद वाले केसेस की जो टर्म्स है उसको बताता है। दोस्तों जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो 3 साल से वाले केसेस थे, अप टू 3 ईयर वाले केसेस थे, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट खोल सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने टेंजिबल मटेरियल यूज किया है। ये टेंजिबल मटेरियल से मतलब होता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास हार्ड, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट नोटिस इशू करे आपको। तो ये जो टेंजिबल मटेरियल है इसकी मैंने इंटरप्रिटेशन कैसे की है दोस्तों, यहाँ पे लॉ के अंदर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट और एविडेंस। अब बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट से तो क्लियर है कि हमारे पास टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए डिपार्टमेंट के पास 148 का नोटिस प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। अब एविडेंस वर्ड जो है बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, क्योंकि एविडेंस जो है ओरल भी हो सकते हैं, एविडेंस जो है सरकमटेंशियल भी हो सकते हैं, और एविडेंस को लेके जितने भी बहुत सारे जजमेंट इनकम टैक्स के अंदर हैं वहां उन्होंने कोई भी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ एविडेंस की जो एविडेंस एक्ट में दी गई है उसको मानने से मना कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एविडेंस की डेफिनेशन बहुत सारे लॉ में दी गई है। तो यहाँ पे एविडेंस वर्ड जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है या डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन का रूल है जिसको हम कहते हैं नॉस्टर सॉसेस। इसका मतलब क्या है, यानी कि हम अगर किसी वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं तो हम उस वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है और उसके एसोसिएट वर्ड्स क्या है उससे हम उसका मीनिंग निकालेंगे। इसको यहाँ पे मैंने और बहुत सारे यहाँ पे जजमेंट डिस्कस किए हैं। इसके अंदर एक ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट known as Nostr sources mean that when two or more words which are capable of analog meaning are coupled together, they take their color, they take color from their each other. This rule is more comprehensive than the rule of इजुटम जनरस। तो दोस्तों अगर ये रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड्स को काफी मीनिंग दिए जा सकते हैं तो हम उस वर्ड्स का रूल उस वर्ड्स को कलर देंगे, यानी उस वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे जिनके साथ वो वर्ड यूज किया गया है। तो दोस्तों ये जो एविडेंस वर्ड है ये बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट के साथ यूज किया गया है। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे अदर अदर टेंजिबल मटेरियल यानी कि और कोई पेपर होगा और कोई डॉक्यूमेंट होगा वो ही यहाँ पे एविडेंस माना जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन वर्ड को यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। दोस्तों इसकी एक रीजन और क्या है, एक लॉजिक और इसके पीछे क्या है कि अगर हमारी पार्लियामेंट को यानी कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी को अगर यहाँ पे वर्ड इंफॉर्मेशन ही रखना होता, यानी कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही 3 साल के बाद भी केसेस खोले जा सकते, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट और एविडेंस रखने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 3 साल के केसेस हैं वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे खोले जा सकते हैं और 3 साल के बाद केसेस 10 साल तक खेले जा सकते हैं ओनली बेसिस ऑफ इंटेंजिबल मटेरियल। दोस्तों यहाँ पे लॉ ने लैंग्वेज अगर हम लॉ की देखेंगे तो इंफॉर्मेशन के साथ तो उन्होंने विद वर्ड का यूज किया है और बुक्स ऑफ अकाउंट और इन सब के साथ पजेशन वर्ड का यूज किया है। तो दोस्तों अगर आप इस वर्ड के मीनिंग देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, लोग डिक्शनरीज में मीनिंग देखेंगे, तो पजेशन नॉर्मली यूज किया जाता है सम टेंजिबल मटेरियल के लिए, और इंफॉर्मेशन क्योंकि टेंजिबल नहीं होती इसलिए यहाँ पे वर्ड वर्ड यूज किया गया है, जिससे हमें और हमारी बात स्ट्रॉन्ग होती है कि डिपार्टमेंट जो लॉ है वो टेंजिबल मटेरियल की बात कर रहा है ना कि इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। दोस्तों एक इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है सजेस्ट और रिवील। दोस्तों सजेस्ट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज की इंडिकेशन देना,
और रिवील का मतलब होता है कि वो चीज प्रूफ हो रही है, यानी कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे वो चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मेरे दिमाग में एक बैठे बैठे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, मैं यहाँ पे सजेस्ट और रिवील वर्ड को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद एन एग्जाम्पल। हो सकता है आप मुझसे एग्री करें, नहीं एग्री करें तो और कोई अच्छा एग्जाम्पल आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सजेस्ट वर्ड क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, अगर हम पूरा देखें, इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जो वर्ड यहाँ पे लॉ के अंदर यूज किया गया है। और जो दूसरा जो 4 से 10 साल के लिए यूज किया गया है, वहां यूज किया गया रिवील्ड, यानी कि रिवील्ड, यानी कि टेंजिबल एटियल होना चाहिए जो रिवील करे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में दर्द रहता है, मुझे प्यास ज्यादा लगती है, मुझे रात को यूरिनेट ज्यादा होता है। तो डॉक्टर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकालेगा? दोस्तों नॉर्मली डॉक्टर ऐसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आजकल यही कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन केवल आपको सजेस्ट कर रही है? क्या डॉक्टर आपको उस बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे सकता है? डॉक्टर आपको सजेस्ट तो करता है कि हाँ इंफॉर्मेशन आपकी लग रही है, मुझे आपको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपसे कहता है कि आप ये टेस्ट है और आप इन टेस्ट को कराइए और इनकी रिपोर्ट मेरे पास लेके आइए, तब मैं आपको अपना कंक्लूजन बता पाऊंगा। दोस्तों इसी तरीके से इनकम टैक्स के पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वो इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये डिपार्टमेंट को अलहदा देखना है। लेकिन वो सजेस्ट तो कर रही है लेकिन वो रिवील नहीं कर रही है। को रिवील करने के लिए डिपार्टमेंट को टेंजिबल मटेरियल चाहिए, एविडेंस चाहिए। अब क्या, अब ये जो हमने इसको डिफरेंस देखा, अब हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और हमारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है और क्या लीगल ऑब्जेक्शन इससे बनता है। दोस्तों डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आई एम सॉरी टू से, कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो इंफॉर्मेशन को ले रहा है उन केसेस में भी जिनमें असेसमेंट ईयर 3 साल से ज्यादा पुराना है, और जो वो नोटिस दे रहा है वो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे रहा है, और जब वो केसेस को ओपन कर रहा है वहां भी लिख रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है। जबकि दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लॉ प्रेस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टेंजिबल एविडेंस होने चाहिए और वो रिवील करने चाहिए, यानी कि उनसे रिवील होना चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम हो रही है। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक साथ में यहाँ पे एक 148A क्लॉज डी का नोटिस डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपके लिए एक लीगल पॉइंट तैयार करेगी, जिससे आप अपने केसेस में सक्सीड कर पाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि ये 16-17 का नोटिस है जो 26 मार्च 2023 को करा जा रहा है। तो क्लियरली 3 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि 4 to 10 ईयर्स वाला जो हमारा मैटर है उसके अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉल कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि अब डिपार्टमेंट कैसे अपने नोटिस को इशू करता है, यानी कि ऑर्डर को इशू करता है। वो लिखता है कि इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमें आईटीबीए से मिली है। तो दोस्तों क्या लॉ ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन वर्ड यूज किया था? नहीं किया था दोस्तों। तो और एक यहाँ पे दोस्तों एक हमारे प्ली यहाँ पे क्या हो सकती है, एक हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर लॉ को इंफॉर्मेशन वर्ड के बेसिस पे ही केसेस खोलने थे 3 साल के बाद भी, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, पजेशन एंड रिवील? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये ट्रांजेक्शन आपने की है। अब डिपार्ट देखिए क्या लिख रहा है कि क्यों ना आपको नोटिस इशू किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी 149 की कंडीशन थी, जो बेसिक कंडीशन थी, जो रूट ऑफ द मैटर है, वो डिपार्टमेंट खुद ही अपने जवाब में लिख रहा है, अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि हम ये जो प्रोसीडिंग इशू कर रहे हैं,
हमने जो नोटिस इशू किया है आपको शो कॉज नोटिस, वो हमने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं फोर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है कि वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सर्टेन इंफॉर्मेशन है विच स्ट्रांगली सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लॉ ने क्या वर्ड यूज किए, लॉ ने वर्ड यूज किए बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट, जिसको हमने कहा टेंजिबल मटेरियल, लेकिन अभी भी असेसिंग ऑफिसर किस बेसिस पे केसेस खोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और सजेस्ट करने के बेसिस पे, जबकि लॉ यहाँ पे रिवील वर्ड को यूज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपसे और डिस्कस करने जा रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 149 यहाँ पे डिपार्टमेंट को, जो सेक्शन 149 की अगर आप देखेंगे 148 ए कैपिटल ए, तो यहाँ पे कंडक्ट इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया था असेसिंग ऑफिसर को। दोस्तों मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पर, जैसे मैंने आपको डॉक्टर के केस में डिस्कस किया था कि असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिल गई, वो इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तो असेसिंग ऑफिसर 3 साल से पुराने केसेस में उसको, मैं ड्यू रिगार्ड टू द असेसिंग ऑफिसर, ड्यू रिगार्ड टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं उनको केवल एक सजेशन दे रहा हूँ, या मैं बता, मेरी एक इंटरप्रिटेशन क्या है कि लॉ में उनको क्या दिया गया, क्यों दिया गया। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जहां पर इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम विद इन 3 ईयर केस टाइम अभी नहीं निकला, इनकी असेसमेंट ईयर से 3 साल नहीं खत्म हुए हैं, तो वहां डिपार्टमेंट इंक्वायरी ना करे, आपको सीधा शो को नोटिस दे दे और उसके बाद आपका केस रीओपन कर ले। लेकिन जहां पर 3 साल से ऊपर हो गए हैं, वहां पे जो इंक्वायरी कंडक्ट करने की जो पावर दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि ताकि असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट, एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस इकट्ठे कर सके और अपने केस को एस्केपमेंट ऑफ इनकम रिवील कर सके उस केस में, और 148 को इनिशिएट कर सके। दोस्तों जैसे मैंने आपसे डॉक्टर के डिस्कस किया था, तो डॉक्टर के केसेस में आपने देखा कि मेरे जो सिम्टम्स थे, मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी, वो उसको कुछ सजेस्ट तो कर रही थी, लेकिन वो डॉक्टर कभी भी आपको कितनी दवाई देनी है, कितने एमजी की देनी है, क्या आपको प्रिकॉशन सजेस्ट करने हैं या फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है उसको, वो इन्वेस्टिगेशन आपको सजेस्ट कर रहा था। तो लॉ के अंदर भी असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि अगर 3 साल से पुराने केसेस हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो आप इंक्वायरी कंडक्ट करें। और 149 क्लॉज बी की, 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की जो कंडीशन है, उसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट और एविडेंस इकट्ठे कर लें जो रिवील करे एस्केपमेंट ऑफ इनकम। दोस्तों आप भी इस ऑब्जेक्शन को, अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्शन वैलिड है, ये लीगल ऑब्जेक्शन है, आप मेरी इंटरप्रिटेशन एग्री करते हैं, तो आप भी अपनी प्लीडिंग के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं, आपके पास कोई जजमेंट है, वैसे तो अभी कोई इस पे कोई जजमेंट नहीं आया एज पर माई नॉलेज, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।